नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पांडे और स्वागत है आपका टीवी9 डिजिटल में। और वक्त है सियासत की बात का। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। 9 बार के विधायक और राजस्थान बीजेपी की सियासत में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले गुलाब चंद कटारिया को विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राज्यपाल बनाकर राज्य से दूर क्यों किया गया? क्या बीजेपी नए समीकरण बनाने की कोशिश में है या फिर सक्रिय राजनीति से दूर होकर भावी बदलाव के संकेत भी दे दिए गए हैं? इसके कई मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि कटारिया को राज्यपाल बनाकर राजस्थान बीजेपी नेताओं को भावी बदलावों के संकेत दे दिए गए हैं। वो ये कि बीजेपी में उम्रदराज नेताओं की जगह नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने के हिसाब से एक शुरुआत कर रहे हैं। पहले आपको कुछ जरूरी बयान सुनवाते हैं और फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखो, क्या है कि पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और आज भी कर रहा हूं। जैसा उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को अच्छी तरह से मेहनत से करने का प्रयास किया और उन्होंने भी मुझे बहुत बार 11 बार मुझे टिकट दे करके चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि नेता प्रतिपक्ष थे आप, अब आपको मौका मिला है, क्या प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर? आसाम अलग किस्म का प्रदेश है, कई समस्याएं वहाँ पर भी है। देखो, पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस शुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सोचता हूं कि मैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ उनकी मंशा है उसके अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दशक राजस्थान के राजनीति में आपने काम किया है और लाखों कार्यकर्ताओं को संगठन में किस प्रकार से लग करके मेहनत के साथ पार्टी का संगठन को बढ़ाना चाहिए। और आज गुलाब चंद कटारिया जी, भाई साहब, इतने साल मंत्री भी रहे और 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाब चंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान के सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। गुलाब कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने शुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही, अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी, सादगी की, ईमानदारी की, शुचिता की, कर्मठता की। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर, जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा। इस प्रकार का उनका राजनीतिक पूरा कार्यकाल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने राजस्थान से इतना एक्सपीरियंस्ड और संजीदा व्यक्ति चुना राज्यपाल के पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीज़न को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस्ड नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे।
देखिए, भारत की राजनीति में बरसों बरस से संघर्ष से और तब के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। तो आखिरकार क्यों गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाकर असम भेजा गया और क्या है इसके राजनीतिक मायने, इस पर आज हम बहस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज कुमार हैं, मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 हिंदी के। इसके अलावा सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, अतहर हुसैन जी राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक और ओम सैनी जी जो राजस्थान से हैं, वो अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पंकज, मेरा सबसे पहला सवाल है, गुलाबचंद कटारिया एक सक्रिय नेता हैं, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, चीफ मिनिस्टर पद के दावेदारों में से भी एक माने जा रहे थे। आखिर उन्हें बर्फ में क्यों लगाया गया? क्योंकि वो गवर्नर, वो एक आप बिना उसके कहें कि गवर्नर पद बहुत बड़ा होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक सक्रिय राजनेता होता है वो कभी भी राजनीति प्रदेश की छोड़ के गवर्नर नहीं बनना चाहता, वो भी इस वक्त में जब 6 महीने बाद चुनाव है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन पहले भी होता रहा। आपको याद होगा अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश से उठा के पंजाब भेज दिया गया था गवर्नर बना करके। तो जो कारण अर्जुन सिंह का था वही कारण गुलाबचंद कटारिया का? नहीं, मैं वो वजह नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि चूंकि ये 78 और 79 ईयर्स ओल्ड हैं, बीजेपी में ज़्यादातर नेता 75 साल में रिटायर हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इक्के दुक्के एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कर्नाटक के येदुरप्पा एक्सेप्शन है, उनके नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन पार्टी को महसूस हुआ कि येदुरप्पा को अगर गवर्नर बनाया गया तो कर्नाटक में मैसेज गलत जाएगा। जहाँ तक गुलाबचंद कटारिया का सवाल है, 8 बार के MLA हैं और पार्टी राजस्थान में अपने हाउस को ऑर्डर में करना चाह रही थी और ये समझा गया कि गुलाबचंद कटारिया की जगह जो नया नेताओं का जो पौध है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें कई सारे ऐसे नाम आ रहे हैं। उदयपुर के आसपास मेवाड़ रीजन से ही दिया कुमारी हैं, उनका भी नाम बहुत चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे की वो विकल्प हो सकती हैं और उस रीजन से उनको उभारा जा सकता है। उनके साथ उम्र भी है, उनके साथ वो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करती हैं वो भी पार्टी की नज़र, राजघराने से भी आती हैं। जी हाँ, वो भी पार्टी की नज़र में। साथ ही साथ और भी लोगों का नाम है, जैसे ये राजेंद्र राठौर हैं, इनकी भी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें भी एलिवेट किया जा सकता है। तो इस तरह से कई ऐसे नाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, क्योंकि उनके बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो इससे लोगों को लगता है कि जो ऑलरेडी एक मिनिस्टर हो केंद्र में और उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, तो क्या शीर्ष नेतृत्व में की नज़रों में क्या उनका एलिवेशन हो रहा है। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं। पर एक बात इतना सच है कि गुलाबचंद कटारिया को गवर्नर बनाने का मतलब है कि एक धुरी जो बीजेपी का जो कहते हैं नेताओं का था, उसमें एक धुरी जो ये लेके चलते थे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर रीअलाइनमेंट होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे प्रबल और प्रमुख दावेदार खुद वसुंधरा राजे हैं, लेकिन और 3-4 ऐसे नाम हैं जिसमें कोई भी डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। पर इतना सच है कि गुलाबचंद कटारिया की एक्टिव पॉलिटिक्स राजस्थान की राजनीति से खत्म हो गई, क्योंकि अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे और असम जैसे प्रदेश के गवर्नर बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हाउस को ऑर्डर करने के उद्देश्य से बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया।
हमारे साथ ओम सैनी जी भी जुड़ गए हैं, जो राजस्थान से है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान को बहुत करीब से जानते हैं। ओम सैनी जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार एक्टिव पॉलिटिक्स से गुलाब चंद कटारिया जी को एकदम हटा के असम के गवर्नर बनाने के पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि 75 के पास है और उनकी उम्र हो रही है, लेकिन जब केरला में बात आई तो मेट्रो श्रीधरन को जो 90 साल के थे वो सीएम फेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ये जो 3-4 नाम चर्चा में रहे हैं पिछले दिनों, गुलाब जी तो 8 बार इलेक्ट हुए विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका अपना दबदबा और रुतबा है मेवाड़ में। वो अपने आप में ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ भी तय किए जाने पर एक संकट पैदा कर सकते थे, क्योंकि वो वसुंधरा के साथ में भी उनकी बात नहीं बनी और वो उसी तरीके से अपनी यात्राएं प्रारंभ कर रहे थे जैसे वसुंधरा करती रही है। तो उनके काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस है जिनको लेकर के आलाकमान चिंतित सा रहा, और वो अब नहीं चाहते कि कोई उनको राजस्थान में इस तरह की चुनौती देने वाला कोई हो। तो उसी को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि, और राजस्थान से ये बीजेपी का एक नया रास्ता है कि जिसको भी आप कुछ देना चाहते हैं तो उसको गवर्नर बना दीजिए और सब कुछ ठीक है। ये होता रहा है। हरदेव जोशी भी एक बार इसी तरीके से आसाम के गवर्नर बना करके और कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे, फिर वापस बाद में आए और चीफ मिनिस्टर बने वो। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल देखना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का क्या सिलसिला रहता है। जैसे सतीश पूनिया जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो भी अपनी हैसियत रखते हैं, राजेंद्र राठौड़ वो भी अपनी हैसियत रखते हैं, वसुंधरा जी तो है ही, इसमें कोई बात ही नहीं। तो ये एक जांचने का सिलसिला है ये आपने देखिए। और जितना आसानी से गुलाब जी ने एक्सेप्ट कर लिया और जाकर के और आसाम में आलाकमान की तारीफ जिस तरीके से करने लगे हैं, तो एक संकट तो समाप्त हो गया। वरना गुलाब जी अगर वसुंधरा जी के साथ में ऐसा हुआ तो वसुंधरा जी ने बहुत अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने आप को खट से खड़ा कर दिया मोदी के सामने, कह दिया कि 163 स्थान लेके मैं आई हूँ। लेकिन 2014 की वो लोकसभा के इलेक्शन के बाद में उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है और दूसरे तरीके से पेश किया, वरना तो वो भी इसी तरीके से थे। तो राजस्थान इतना सहज रूप से स्वीकार नहीं करता, तो गुलाब जी ने स्वीकार कर लिया है। तो उसके बाद में अब 3-4 लोग बच गए हैं जो कि प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे और शायद संभावना के लेकिन आने वाले चुनाव में। सैनी जी, यदि गुलाब चंद राजस्थान इतनी सहजता से स्वीकार नहीं करता तो आखिरकार गुलाब चंद कटारिया जी ने इतनी सहजता से क्यों स्वीकार कर लिया? क्या वो भी अपना राजनीतिक भविष्य समझ गए थे कि अब कोई इसके आगे कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक मैसेज है दिल्ली की ओर से, जो आलाकमान उनका बना हुआ है। वो आलाकमान अपने सामने किसी को अपनी हैसियत दिखाने का सिलसिला बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो वसुंधरा राजे रही हो, चाहे वो गुलाब जी रहे हों। तो ऐसी स्थिति में एक सबक है कि अब हमसे उस तरीके से बात ना कीजिएगा कि आपने ये कैसे कर दिया और वो कैसे कर दिया। ये आलाकमान अलग किस्म का है। ये आलाकमान कांग्रेस जैसा आलाकमान नहीं है कि वहाँ बातें सुनी जाती है और समझी जाती है और हैसियत को इस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अब कोई भी नेता ऐसा लगता है कि मोदी जी के चेहरे के बगैर, अमित शाह के आशीर्वाद के बगैर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं करता। ऐसी स्थिति में ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समझदारी है कि बजाय किसी तनाव के सहज रूप से आसाम के गवर्नरशिप को गुलाब जी ने स्वीकार कर लिया और उनके अनुयायियों ने भी मान लिया। जिस तरह का स्वागत सत्कार उनका हो रहा है, जिस तरीके की फूल मालाएं पहने जा रही है, उनका चेहरा उतरा हुआ नजर नहीं आता। वो तो खुश है कि चलिए अब इस संकट से तो बरी हुए कि राजस्थान में हमें लड़ना है और हमें, लेकिन मेवाड़ को बहुत नुकसान होगा। मेवाड़ के जो 38 सीटें हैं इनमें गुलाब जी का बड़ा असर रहा है और उस असर को आप दूसरा कोई आदमी, मुझे लगता नहीं है कि वो भिंडर साहब की बात कहते हैं, लेकिन भिंडर साहब को तो पहले ही बाहर किया हुआ था। अब अगर आ जाएं और वो मेवाड़ संभालें तो बात अलग है। और बाकी दिया कुमारी, इनका तो कोई, आप जैसे आप चर्चा कर रहे थे, मैं नहीं समझता हूँ कि दिया कुमारी की हैसियत इतनी बड़ी हो जाए तो उनको भारतीय जनता पार्टी का लीडर बना करके पेश कर दें। अभी तो बहुत लोग बैठे हुए हैं जी, कैलाश मेघवाल ही बैठे हुए हैं, साथ साथ में राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए हैं जी, वसुंधरा जी तो खैर हैं ही। तो ऐसे में अब यहाँ एक जो उम्मीदवार प्रतिपक्ष का नेता बनने का सिलसिला है वो भी बता देगा कि कौन आगे आने वाला। हो सकता है कि सतीश पूनिया ही
प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, और वो दोनों पदों को संभालने के लिए भी आला कमान उनको अनुमति दे दे। तो ये 48 एक घंटे में सारा सीन साफ हो जाएगा कि कैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का आने वाला भविष्य कैसा होगा, और कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा, किसको मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, ये पता लग जाएगा। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस तरह का डिसीजन लेना, और उस आदमी के लिए जो 8 बार का विधायक रहा हो, अभी बजट पे चर्चा चल रही है, एलओपी रहा हो, जिसको जवाब देना है, उसके बीच में एकदम से ये चेंज इफेक्ट किया जाए? सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तस्वीरों में गुलाब चंद कटारिया जी मुस्कुराते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो आदमी इतनी सक्रिय राजनीति में हो और एक झटके से उसको हटा दिया जाए तो स्पष्ट। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या कारण है, और आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए राजस्थान में? धन्यवाद विजय जी। मैं इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं नहीं मानता। गुलाब चंद कटारिया बहुत ही अनुभवी नेता और बड़े जनाधार वाले नेता है। 8 बार एक इलाके से चुना जाना एक सामान्य बात नहीं है, और हमेशा ही उदयपुर और मेवाड़ के इलाके में इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, और इसीलिए वसुंधरा राजे के तमाम असर के बावजूद वसुंधरा राजे ने भी गुलाब चंद कटारिया को अपने साथ रखने की कोशिश की। 2012 में अगर आप याद कीजिए तो एक बार इन्होंने एक यात्रा की घोषणा की थी। बाद में हालांकि वसुंधरा के विरोध के कारण इन्होंने उसको वापस लिया था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में आज आकर के दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए, और स्थिति यह हुई कि वसुंधरा की सरकार में वो गृह मंत्री बने। तो जिस कद के नेता है, उस कद का नेता आज की तारीख में वसुंधरा को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई नेता वहाँ बीजेपी का है नहीं। आप किसी का नाम ले लीजिए, राठौर साहब का नाम ले लीजिए जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, चाहे शेखावत साहब का नाम ले लीजिए, चाहे किसी का नाम ले लीजिए। एक मने भैरव सिंह शेखावत के बाद के इसके स्थितियों में जिसको जनाधार कहते हैं, जिसकी जनता में पॉपुलरिटी कहते हैं, उसमें गुलाब चंद कटारिया का नाम रहा है। और गुलाब चंद कटारिया संगठन के व्यक्ति माने जाते रहे हैं, और ये माना जाता रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वथा सुलभ रहे। कभी उनके अंदर एक ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर ले, माफी मांग ले कि हाँ हमसे गलती हो गई। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सदन विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। इसी बीच आपने नेता प्रतिपक्ष को ही वहां से हटा दिया और उनको नई जगह पर भेज दिया। तो ये मेरी निजी राय है कि ये बहुत अच्छा राजनीतिक निर्णय नहीं है। अब इसके पीछे एक कारण ये जरूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बात सनी सामने कही कि वह सभी कील काटे ठीक करना चाहती है कि अगर उसको कुछ निर्णय लेना पड़ा तो उसके विरोध में खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो। आज निश्चित रूप से वसुंधरा राजे वो भी नेता वो हैं जो विरोध में खड़ी हो जाती है, वो अपनी बात कहती हैं, और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से बहुत किनारे नहीं कर पाया। वो आज भी मुख्य धुरी हैं, और उनको अगर किनारे करने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही नुकसान होगा। मैं इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी का एक अदूरदर्शी निर्णय मानता हूं, और मेरा यह मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इससे मेवाड़ और उदयपुर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। अब संगठनात्मक विरोध और खेमेबाजी कितना इससे दूर हो पाएगी, उसको वह स्थिति भी मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय से पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। ये गुलाब चंद कटारिया तो गुलाब जी कहे जाते हैं ये अपने इलाके में। ये तो ऐसे व्यक्ति इनको आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चुपचाप बैठ गए, और कभी उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं की। और इनका तो बहुत ही सेरेमोनियल एग्जिट है सक्रिय राजनीति से, कि अगर आप 75-78 साल की आपकी उम्र हो जाए और पार्टी के नीतियों के अनुसार अगर आप मुख्यमंत्री के दावेदार तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के बनने की तमाम संभावनाएं आपकी खत्म होती जा रही हैं, तो आप कम से कम अपने जीवन का उत्तरार्ध एक राजभवन में बैठ करके आराम से निपटा दें। और ऐसे राज्य में जहाँ पे आपकी पार्टी की सरकार है, वहाँ कोई बहुत झाँझा भी नहीं करनी है, जहाँ कुछ बहुत राजनीतिक गतिविधियाँ आपको संचालित करनी हो, तो आप ये बड़े कि सम्मानजनक तरीके से गुलाब जी को एक राजनीतिक एग्जिट मिली है, सक्रिय राजनीति से अलग होने का एक रास्ता दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गुणागणित के हिसाब से इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मानता हूं। अथर जी, आपको क्या लगता है आखिरकार क्यों गुलाब चंद कटारिया जी को साइडलाइन किया गया? क्या भाजपा को लगता है कि ऐसा करने से वो जितने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और जितने जो इक्वेशन है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो राजस्थान में सेटल कर पाएगी?
देखिए, जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है और कि अब राजस्थान का जो इलेक्शन है वो फोरगॉन कंक्लूजन है और वो भाजपा वहां पे विजय होगी, जो कि ट्रेंड भी रहा है कि राजस्थान में। तो वो मुझे जिस तरह से उसकी लीडरशिप की जो डिसीजन मेकिंग, हमेशा हम लोग कहते हैं कि वो एक सरप्राइज देते हैं, और सरप्राइज था कि आज जब सदन चल रहा हो और बजट पे बहस हो, नेता प्रतिपक्ष को वहां से हटा के गवर्नर बना देना, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, उस स्टेट का कि जहाँ पे कोई ऐसा मेजर वो नहीं है, वहां भी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, कोई बहुत बड़े चैलेंज नहीं है एक गवर्नर पोस्ट में। तो वो मान के चल रहे हैं कि हमारी वहां पे सत्ता आ रही है और वो कोई सरप्राइज और भी अभी देंगे। और जैसा कि बात कही गई, हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि जब एक यूनियन मिनिस्टर का कद बढ़ा के उनको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, तो मेरी बैट तो है कि चाहे कोई कुछ कह ले कि वसुंधरा राजे जी का कद बहुत बड़ा है, उनको साइडलाइन नहीं किया जा सकता, बट उन्होंने अपना जो डिसीजन ले लिया है, अब कौन सी लीडरशिप रहेगी चुनाव तक आते आते, तो ये कदम उसी राह में है। और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अभी परवाह कर रहे हैं कोई बहुत बड़े विरोध का, और वो आश्वस्त हैं कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं और उनकी पूरी संरचना है वो उसी की तैयारी में। जी बिल्कुल। ओम जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा, एक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वसुंधरा राजे की। अरविंद जी, आपको लगता है कि भाजपा इस बदलाव से वसुंधरा राजे और बाकी अन्य एस्पिरेंट्स को इफेक्टिव मैसेज देने में कामयाब रही है कि शेप अप और शेप आउट? ब्रजेश जी, भाजपा का जो दाहिना हाथ काम करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता, ऐसा कहा जाता है। और मेरा मानना है कि भाजपा जो है अपने कील कांटे को दुरुस्त करने के लिए निर्णय लिया। हाँ, यह सवाल जरूर उठता है कि जब बजट सत्र चल रहा हो और बजट सत्र के जरिए जो है सरकार को आसानी से घेरा जा सकता है, ऐसे समय में क्या जरूरत आन पड़ी? यह तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है इसका एक तात्कालिक कारण है। जिस तरह से गहलोत जी पुराने भाषण को पढ़े हैं, भाजपा के रणनीतिकार मान रहे थे कि क्यों न इस पर उसको पूरी तरह से घेर लिया जाए और जो है बजट भाषण को पढ़ने न दिया जाए, और नेक्स्ट डे जो है वो अपना जो है राज्यपाल से फिर पुनः अनुमति लेकर के भाषण को पढ़ते। ये पूरे राजस्थान में सरकार के खिलाफ जो है एक जो है रणनीति का हिस्सा हो सकता था, लेकिन शायद कटारिया साहब इस पे चूक गए और जो प्रतिरोध का प्रस्तावना एक बड़ा खींचा जाना चाहिए था, जो अवसर भी था सदन में, उसमें जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। इसको लेकर के एक नाराजगी थी, तात्कालिक जो नाराजगी बताई जा रही है। दूसरा यह कि 2021 में आपने देखा कि राजसमंद में जब उपचुनाव हो रहा था, तो उस दरमियान जो है महाराणा के खिलाफ उन्होंने कुछ कह दिया था, उसमें मेवाड़ समेत पूरे संपूर्ण राजस्थान में राजपूतों ने किस तरह मुखालफत की थी। चलिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, हाँ उम्र का एक तकाजा है, लेकिन एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सेकेंड लाइन को जो है मजबूत करती है, और उसमें जो है चाहे कोई भी बड़ा नेता हो और वह जब उसके लिए यूजफुल नहीं रह जाता है तो उसे बर्फ खाने में डाल देती है। वो कहते हैं ना कि जो हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती है, जो नई किताबें आती है तो पुराने किताबों को जो है कबाड़ का हिस्सा बनने देर नहीं लगती है। ये कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि देखिए, आप 2018 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है 0.5% के वोट शेयर के अंतर से हार जीत हुई है। अब भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि कुछ इस तरह के जो है राजस्थान में राजनीतिक समीकरण बिगड़े, जिसका खामियाजा जो उसको भुगतना पड़ जाए। अभी जनवरी में आपने देखा जो प्रदेश अध्यक्ष है पुनिया साहब, वो जो है 8 जिलाध्यक्षों को हटा दिए, और जो हटाए गए जिलाध्यक्ष थे वसुंधरा राजे के थे। राजनीति जो है वहां पे बहुत तेजी से जो है घूर्णन गति की तरह से वो चक्र में चल रही है। तो ये मान के चलिए कि 2-3 दिन के अंदर अब ये सवाल उठता है कि क्या राजेंद्र राठौर का प्रमोट होगा, वो प्रमोट होकर के क्या जो है नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि वो भी दावेदार है, लेकिन शीर्ष हाईकमान जो है क्या करेगा? चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे आदरणीय पंकज जी ने कहा, उनका नाम चल रहा है, अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है, ओम बिरला का भी नाम चल रहा है। तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को जैसा आपने कहा कि एक किस्मत से जो है वो संदेश दिया गया है कि देखिए, गुलाब चंद कटारिया को जो है असम का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो आपके साथ भी अगर आप जो है अनुशासन में नहीं रही और पार्टी की रीति नीति में नहीं रही, तो आपके साथ भी शक्ति बढ़ती जा सकती है। यह सख्त संदेश भी है।
जी ब्रजेश जी। सैनी जी, ये सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप की बात तो लोग बहुत करते हैं कि वो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप को मजबूत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी किसी स्टेट में देखा नहीं गया। आमतौर पे मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ही है, और अब असम में देखिए तो आप हेमंत बिश्व शर्मा ही हैं, जिनको लाया ही इसलिए गया क्योंकि उनको पता था कि उनका जो टैलेंट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसको वो इफेक्टिव तरीके से पुश कर सकें। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है वसुंधरा राजे। आपको लगता है कि भाजपा, जब ये एक तरह से माना जाए कि पिछले चुनाव में 73 सीट पाई थी, इस चुनाव में आपको लगता है जब कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी चरम पे है, भाजपा ऐसा कोई रिस्क लेगी कि जिसमें वो वसुंधरा राजे को एलिनेट करना चाहे या वसुंधरा राजे को नाराज करना चाहेगी? देखिए, यही कमाल है आला कमान, बीजेपी आला कमान का। वसुंधरा राजे अपने चरम पे थी, और जिस वक्त उन्होंने 2014 में मोदी के लोकसभा इलेक्शन से पहले कहा था कि राजस्थान में 163 सीटें लाके मैंने सरकार बनाई है, तो हमें जो डिक्टेट ना कीजिए, ऐसा भाव था उनका। उसका नतीजा ये हुआ कि वसुंधरा राजे को लगातार सारे नुकसान उठाने पड़े। पार्टी तो हारी थी, वो अलग बात है, लेकिन उनका बेटा जो सांसद है, उनको मंत्री बनाना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ। और उससे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब सारा सिलसिला बना तो वो तो आपको पता ही होगा। तो वसुंधरा राजे को स्वीकार कर लें इतनी आसानी से, ये संभव नहीं है। इसीलिए वसुंधरा राजे के मुकाबले गजेंद्र सिंह शेखावत को ज़्यादा तरजीह देंगे। जहाँ तक राजेंद्र राठौड़ का सिलसिला है, राजेंद्र राठौड़ जनता दल से आए हैं, जनता दल जिगवे से होते हुए भैरव सिंह जी के पास में सरकार बनाने में मदद किया, इसलिए उनको ही जाना जाता है। अच्छे हैं, बोलते भी काफ़ी ठीक है, लेकिन उनकी साख वैसी नहीं है जैसे गजेंद्र सिंह की है। तो अभी जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा, उसको ये ना समझा जाए कि वो आगे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनेगा, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो जाएगा। मुझे बहुत सहज लग रहा है कि सतीश पूनिया की हैसियत बड़ी मजबूती के साथ में बढ़ रही है आगे, और जिस तरीके से गुलाब जी को हटा करके और साथ साथ में वसुंधरा जी को एक नक्शा दिखाया कि आगे हमसे उस तरीके से पेश आने की चेष्टा मत करना जिस तरीके से पहले आप आती रही हैं। तो ये मुझे भाजपा आला कमान अब वैसा नहीं है जैसा अटल जी के ज़माने में या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वक्त था। अब जो कुछ होता है वो 2-3-4 लोगों के आसपास घूम करके, और फिर एक ही चेहरा है वो मोदी जिनके चेहरे के कमाल से। ओम जी, लेकिन इसमें आप एक चीज़ समझिए कि अभी तक वसुंधरा राजे भी इकलौती चीफ मिनिस्टर रही हैं या किसी भी राज्य की नेता रही हैं जिन्होंने खुलकर अमित शाह या नरेंद्र मोदी दोनों से खुलकर मुकाबला किया है। हाँ ठीक है कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन वो 19 किसी से नहीं पड़ी। आपको लगता है बीजेपी आला कमान इस बार वसुंधरा राजे को निपटाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, सामाजिक समीकरण वाला सिलसिला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में। विभिन्न जातियों के साथ में समन्वय स्थापित करना हर नेता के बस की बात नहीं है। उसके लिए वसुंधरा ने जो कुछ, मैंने कहा कि शायद पता नहीं पहले कहा होगा कि प्रमोद महाजन ने जो एक रास्ता बताया था कि पूरे राजस्थान में आप चक्कर लगा लीजिए और विभिन्न जातियों के साथ में, विभिन्न संप्रदायों के साथ में अपना समन्वय बिठाइए। तो भैरव सिंह शेखावत जो काम नहीं कर सके अपने नेतृत्व में, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज़्यादा आंकड़ा उनका पहुंचा नहीं। वो 120 सदस्य बना करके और विधायक बना करके उन्होंने साबित किया कि उनमें वो दम है, और वही सिलसिला उन्होंने 163 तक स्थापित किया। अब जिस तरीके से उनको काटा जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना सहज है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा की अपनी हैसियत और अपना एक सामाजिक समीकरण बिठाने का रास्ता है, जिसपे हो सकता है ये काफ़ी, आप जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ये इतना वसुंधरा को छोटा करके आप बहुत अच्छा सिलसिला नहीं कर रहे हैं। वसुंधरा सहज रूप से स्थापित होने वाली नेता है, बाकियों को नेता बनाना पड़ेगा, वो बनी हुई। बिल्कुल। अभी जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उनमें ज्यादातर वसुंधरा के साथ में है। वो उन्होंने साबित किया है अपने जन्मदिन के उत्सव को ऑर्गेनाइज करके आज के साल भर पहले, जिसमें जब विधानसभा चल रही थी तो सारे विधायक वहां पर पहुंच गए, कुछ लोगों को छोड़ करके, और ऐसे सांसद वहां पर पहुंचे। तो वो एक उनका अपना दबदबा और अपना एक ग्लैमर है, जिसको कि मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जी या मोदी जी कहीं कुछ कमजोर कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी पकड़ लगातार उसी तरीके से बना करके चल रही है।
सुनील जी, पिछले चुनाव में एक नारा बड़ा जबरदस्त गूंजा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। राजस्थान में बहुत बहुत गूंजा था ये नारा, इसका एको दिल्ली में बहुत देखने को मिला था। उसके बावजूद हार का अंतर, वोटिंग परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। लग रहा था कि वसुंधरा राजे या बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आपको लगता है कि क्या भाजपा का आला कमान, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष, यदि आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी के तौर पे, ये वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएंगे, या वसुंधरा राजे को वंस फॉर ऑल आफ्टर इतने लंबे समय के बाद वो साइडलाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में कुछ नेता ऐसे हैं जिनको आलाकमान चाहकर भी ठिकाने नहीं लगा सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी, राजस्थान में वसुंधरा, कर्नाटक में येदुरप्पा के लोगों ने ठिकाने लगाया। क्या परिणाम सामने आया? मजबूरी हो गई आपको दोबारा लाने की। तमाम तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तमाम लगे, वो लगे, लेकिन जिस वर्ग के वो नेता हैं, उस वर्ग के वो नेता हैं, उनकी अपनी एक साख है, उस साख को उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत बना रखा है। तो ये ऐसे नेता नहीं है ना जो हवा हवाई है और आप कृपा नेतागिरी कर रहे हैं। आप उनको उठाइए, ये आप इनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मान के मत चलिए कि जो 3 बार बदल दिए, किसी ने चुन नहीं किया। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत खुद अर्जित की और समाज के विभिन्न वर्ग, और समय समय पर ये अपनी राजनीतिक ताकत अपनी दिखाते रहते हैं। आप इनको मंत्री मत बनाइए, इससे इनकी हैसियत कम नहीं हो जाती। ये कोई भी कार्यक्रम कर ले अपने यहाँ, या और बिना किसी सरकारी तामझाम के वो इतना बड़ा आयोजन कर लेते हैं कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूछिए मत। हमने अपनी आंख से वसुंधरा के जन स्वीकृति देखी है राजस्थान। तमाम तरह के इनके ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं, बहुत एरोगेंट है और एकदम राजशाही तौर तरीका रहने का, ये है वो है। बावजूद इसके लोगों के बीच में पॉपुलर है, लोग जिससे मिल लेते हैं उसका मुरीद हो जाता है। बिल्कुल। और समाज के सभी वर्गों में इन्होंने अपनी पैठ बनाई है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर वसुंधरा राजे को केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर करने की कोशिश किया तो वहां सरकार नहीं बनने वाली है बीजेपी की। अगर आप वसुंधरा राजे को आगे रखना ही पड़ेगा। और अगर यह संदेश आप देने, अगर छोड़ दीजिए विरोध करने के बाद, वसुंधरा राजे अगर अपने घर बैठ गई कि ठीक है आप लोग चुनाव लड़ते रहिए, मैं अपने घर में बैठी हुई, आप अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां है। उस राजस्थान में अशोक गहलोत को काउंटर करने की ताकत केवल और केवल वसुंधरा राजे में है। आप शेखावत साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि केंद्र में मंत्री हैं। आज एक सामान्य एमपी बनाकर उनको देख लीजिए आप। एक दूसरे मंत्री थे पहले, सूचना प्रसारण मंत्री पिछले बिल्कुल राज्यवर्धन राठौर, तो लगता था कि बाप रे बाप, राज्यवर्धन राठौर साहब, लगता था कि सबसे बड़ा नेता वही है। आज वो पता नहीं कहां है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या कि आप मंत्री के रूप में जो अपनी ताकत दिखाते हैं उसके साथ सरकारी तामझाम बहुत होता है। नेता की अपनी औकात होती है, और वह नेता है वसुंधरा राजे राजस्थान में, जिन्होंने अपनी हैसियत बनाई है। और जगह कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर उस आदमी, इस महिला के तमाम समर्थक न हो, और जो सक्रिय समर्थक न हो, हर समय पर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार। आप इनकी आलोचना कर सकते हैं, वसुंधरा राजे के राजनीति करने के तरीके की आलोचना कर सकते हैं, आप इनके रहन सहन के तरीके की आलोचना कर सकते हैं, तमाम तरह के इनके खिलाफ शिकायतें भी रही हैं। लेकिन एक राजनीतिक नेता के रूप में, एक जनाधार वाले नेता के रूप में मैं मानता हूं कि वसुंधरा राजे की पहचान है। और भारतीय जनता और गुलाब जी भी जनाधार के नेता रहे हैं। बाकी किसी नेता का आप नाम ले लीजिए, वो ठीक अपने अपने इलाके में है, बढ़िया है, चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन इस मैंने पैन राजस्थान जिसका असर हो कि आप किसी भरतपुर से लेकर के और उदयपुर तक जिसकी हनक हो और उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाए, ये ऐसे गिने चुने लोग हैं। और उसमें वसुंधरा राजे को मैं मानता हूं, और वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रीढ़ है राजस्थान में। अगर इनको अपने किसी दंभ की वजह से, अपने किसी अहंकार की वजह से, अपने किसी राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण, अपने किसी प्रिय को स्थापित करने के लिए, किसी अन्य को नेता बनाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को किनारे करने की कोशिश की, या मैसेज में संदेश गया कि वसुंधरा राजे अब किनारे हो गई और आप इनकी वो ताकत नहीं रह गई और वसुंधरा अपने घर बैठ गई, आप देखिएगा कि राजस्थान की स्थिति क्या होगी। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व इनको संदर्भहीन कर पाएगा। जी बिल्कुल। पंकज, मैं आपके पास अभी आता हूं। अथर जी, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी हैदराबाद, तेलंगाना में। उसमें जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वसुंधरा राजे ने एड्रेस की थी, और तब तमाम इस तरह के कयास लगाए गए कि हो सकता हो एक पैचअप हो गया हो वसुंधरा राजे और सीनियर
लीडरशिप में। अभी तक वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप को, यदि मैं एक लोकल फ्रेज यूज करूं तो, ठेंगे पे रखा हुआ है। आपको लगता है वसुंधरा राजे को हटाना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए इतना आसान होगा? देखिए, जो बीजेपी में इस वक्त जो मोदी जी सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है वो उस थ्रेशोल्ड पे आ गई है जिसका हमने नुमाया वर्जन देखा था पार्लियामेंट हाउस में, लोग जिसमें मोदी जी ने कहा एक अकेला सब पर भारी। तो वो सिर्फ मैं नहीं समझता कि वो अपोजिशन के लिए वो मैसेज था, वो विद इन बीजेपी भी वो मैसेज था। और उन्होंने मतलब हाउस में ये सब जानते हैं कि 303 मेंबर बीजेपी के हैं और बड़ी लीडरशिप है और वो पूरा सेंट्रिक था उन पे, उन्होंने खुद कहा, वो बयान किसी और ने तो दिया नहीं। तो उसी का ही मैनिफेस्टेशन है जो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि ये जो काला कमांड है बीजेपी का वो बहुत दिन तक, और जो इस तरह के एरेंट्स मैं कहूंगा जो लीडरशिप के स्टेट्स में होते हैं, उनको बर्दाश्त करने वाला है, चाहे वो राजस्थान हो या कर्नाटक हो। भी आप कर्नाटक में भी देखिएगा, जब चुनाव आएंगे तो जरूर कहा जा रहा है येदियुरप्पा जी वहाँ के बड़े लीडर हैं, पर जो फैसले होंगे तो उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल लीडरशिप उनकी कॉम्प्रोमाइज करेगी। और ये उसी लाइन में एक्शन है। और जो आज जो स्टेप लिया गया है, उनका जहन में कोई एक लीडरशिप का चयन हो चुका है। वो उसके फायदे नुकसान जो होंगे वो अलग बात है, बट अभी वो इस लाइन पे सेंट्रल लीडरशिप चल रही है। और वो इसी जी ओम जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग वसुंधरा राजे की, या वसुंधरा राजे का जो कद है, ऐसा नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर से, मतलब राजस्थान के नेता ऑफ कोर्स, लेकिन सेंटर से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना की हो और विफल रहे हैं। इससे पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम उठा था, बीच में राज्यवर्धन राठौर का भी नाम आया था, और तमाम तरह से पूनिया साहब का भी नाम आया था। आपको लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कद का क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता है भी? कद की बात नहीं, जो समीकरण बनाने का जो एक गुर है, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा, जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखा, उन्होंने अडवाणी जी से और दूसरे लोगों से सीखा, वो कभी नहीं भूलती है। उनको ये मालूम है कि सामान्य जन के साथ में कैसे अपना संबंध बनाया जा सकता है। विभिन्न समाज जो हैं, विभिन्न जातियां जो हैं, उनमें समन्वय बिठाना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक भी आदमी नहीं है ऐसा। देखिए, ये गुलाब जी तो सुंदर सिंह भंडारी और भानु कुमार शास्त्री के साथ में रह करके और सारा काम उन्होंने सीखा, और 77 में पहली बार जनता पार्टी के साथ में आए, लीडर बने, टीचर अध्यापक लीडर हुआ करते थे वरना। लेकिन वसुंधरा जिस तरीके से आई हैं और उन्होंने जैसा सामना किया है, मैं कह रहा हूँ ना कि भैरव सिंह शेखावत अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बहुमत के साथ में चीफ मिनिस्टर नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी का अकेला बहुमत वसुंधरा राजे ने ही हासिल किया, जो 120 स्थान लेके आई और चीफ मिनिस्टर बनी, और उसके बाद में 163 का कीर्तिमान स्थापित किया। तो वो समन्वय वाला सिलसिला है। मैं नहीं कहता कि वसुंधरा राजे को एरोगेंसी की बात, ऐसा नहीं है। वो बहुत हर एक के साथ में बड़ा खुल करके मिलती हैं और सबके साथ में समन्वय बिठाने की चेष्टा करती हैं, और आज भी। लेकिन वो आला कमान के साथ में जो उनकी नजरों का सिलसिला मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों ही इनका कद काटने की चेष्टा करते रहे हैं। जो दूसरा कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको उन पार्टी में रहना है। हमें जो नजर आता रहा है, और उसका जवाब उन्होंने भुगता काफी है। मैंने जैसे बताया कि उनके बेटे को वो चाहती थी कि उनको सरकार में, केंद्रीय सरकार में लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। वो आज भी वैसे ही है। राजस्थान में भी इनकी अपनी बनाई हुई हैसियत ही है, इस आला कमान की बनाई हुई हैसियत नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, सब कुछ हों, लेकिन अपने हिसाब से ही उन्होंने काम किया है। और अब ये मुकाबले का सिलसिला है। अगर इनको नजरअंदाज किया जाता है तो मैं मेवाड़ में भिंडर को कोई दूसरा साथ में नहीं ले सकता। जो इस वक्त गुलाब जी के मुकाबले में जो आदमी बाहर था, वो उसको यही ले सकती हैं। बीकानेर के अंदर, मारवाड़ के अंदर देवी सिंह भाटी को कोई साथ में नहीं ले सकता, यही ले सकती हैं अपने साथ में। और वो मतलब उस तरीके का बड़ा लीडर नहीं है जिस तरीके का आप ये जो
केंद्रीय मंत्री हैं जोधपुर वाले, उनकी हैसियत नहीं है। राज्यवर्धन सिंह तो कहीं स्टैंड नहीं करते उन सब मुकाबलों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये गलती क्यों कर रहे हैं या किस तरीके से अपने आप को स्थापित एक मुखी राजनीति करना चाहते हैं। तो राजस्थान में ये चीज मुझे सफल होती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि दूसरा कोई भी आएगा, ये अशोक गहलोत और कांग्रेस के बिखरे हुए उसको भी इतना सहज बना देगा, वापसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस में तो सारे लोग झूमते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, तो उसी के तरीके से सामने चलने लग जाते हैं। तो ये गलती मेरा ख्याल है कि आला कमान को नहीं करनी चाहिए कि वसुंधरा राजे का कद छोटा करने की चेष्टा की है। लेकिन प्रयास, सैनी जी, प्रयास लगातार जारी है। आपको नहीं लगता कि मतलब पिछले 2013 ऑनवर्ड से हम लोगों ने देखा, दिल्ली में भी देखा, वसुंधरा राजे के तेवर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में, वो इकलौती नेता थी जिनके तेवर बरकरार थे और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है चुनाव के 6 महीने पहले ये करना, यदि करना था बीजेपी को, तो शायद पहले साल 1.5 साल पहले करते, जिससे कि उतना समय होता इसको वेदर कर पाते। लेकिन आपको लगता है 6 महीने पहले ठीक इस तरह का कदम सुसाइडल साबित होगा? ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो हैसियत वसुंधरा जी के पास में है वो संघ के माध्यम से है, और मुझे लगता है कि आला कमान संघ के रुख को और मन को समझ नहीं पा रहा है। लोग भूल जाते हैं कि वसुंधरा राजे की माँ जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता रही हैं, जन्मदाताओं में से एक है, और ये उसी परिवार की शाख है जिसको कि पहचाना जाता है संघ के माध्यम से। और संघ का सहयोग मुझे ऐसा लगता है कि जितना सहज रूप से वसुंधरा जी को हासिल हो सकता है और किसी को इनमें से हासिल नहीं हो सकता। फिर तो आपको सतीश पूनिया में या फिर अरुण चतुर्वेदी में, इनमें देखना पड़ेगा। और उनकी शक्ल ऐसी नहीं है कि वो राजस्थान के 33 जिलों के अंदर अपना प्रभाव दिखा सकें। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है यही है, शायद देर सवेर जो भी बातचीत जब समझ में आएगी तो वसुंधरा जी की हैसियत ही उभरनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ अपना कर्तव्य दिखाना चाहती है तो, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो जाएगी। अरविंद जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी बात होगी? दूसरे नजरिए से देखता हूं। हम लोग इस नतीजे पर क्यों पहुंच गए हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है वसुंधरा जी को साइडलाइन करना चाहता है, उनका पंख उतरना चाहता है। ऐसा क्यों करेगा? अरविंद जी, पिछले 8-9 साल के जो हुआ है 8-9 साल पे, उसी के नतीजे पे लोग पहुंचे। मतलब 8-9 साल में कई बार ऐसा हुआ है कि वसुंधरा राजे के पर कतरने की कोशिश की गई है और असफल रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री की दावेदार हैं? क्या मोदी जी को आज की तारीख में वो शिकस्त दे रही हैं? क्या उनके खिलाफ अभियान चला रही हैं? बिल्कुल नहीं। मोदी जी को भी आज वसुंधरा राजे की जरूरत है। 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। बिहार में स्थिति बिगड़ी है, पश्चिम बंगाल में स्थिति बिगड़ी है, साउथ में ऐसा कोई जो है हवा नहीं बह रही है जिससे भाजपा जो है पूरा जो है सारी सीटें जीत जाए। उसको जो है कम से कम जो है 272 से अधिक चाहिए। तो ये राजस्थान उसका गढ़ रहा है, प्रयोगशाला रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मोदी जी का अपना एक है नजरिया है क्षत्रिय छत्रपों को लेकर के पार्टी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद वो कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा को किनारे लगा करके अपनी नैया को डुबो दे। तो वो हर हालत में जो, अच्छा मुझे जहां तक जानकारी है 3-4 महीनों में मोदी जी से, वसुंधरा जी से भी बात हुई है, अमित शाह से भी बात हुई है, जेपी नड्डा से भी बात हुई है। अब बताया संबंधों में सुधार आया है और यही वजह है कि जो है ऐसी स्थिति अब नहीं है। तो मेरा मानना है कि कहीं से भी करने की कोशिश नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो मैं आपके बात को 100% सही मानूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्षमता जो है शीर्ष नेतृत्व में नहीं है कि वसुंधरा जी को किनारे लगा दिया जाए, जैसा कि आदरणीय ओम जी भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, राजनीति तो के विराट संसार में तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा, कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता है। कल्याण सिंह को आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो है वो अपने अभियान चलाए, उनके खिलाफ बोले, नतीजा क्या निकला? वो पेड़ से चुके एक बंदर जैसी उनकी स्थिति हो गई थी। हाँ, बाद में फिर वो शामिल हुए, लेकिन ठीक है, इसके बावजूद भाजपा का भी कबाड़ा हो गया। लेकिन वसुंधरा, हाँ, भाजपा का भी कबाड़ा हुआ और वसुंधरा राजे ने कई जब भी खम ठोका वो मतलब वो ही विक्टोरियस नजर आई। मतलब हाँ, कल्याण सिंह वाली स्थिति नहीं थी उनकी कभी भी। मोदी जी भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो है उनके सामने जो है वो तलवारबाजी करने का जोखिम उठाएंगे। ब्रजेश जी, जी जी जी, पंकज,
आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुलाब चंद कटारिया को हटाएगी, लेकिन जो ये बात चल रही है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आगे लाना, ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थोड़ा क्लीशेड इसलिए लगती है कि आप बहुत सारे राज्यों में देखिए अभी भी लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है जो वहाँ के एस्टैब्लिश नेता हैं। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे को हटाना और हटा के कोई नई लीडरशिप बीजेपी 6 महीने में ला पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस के लिए एक पैरेलल नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश होगी। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन काफी समय से पंकज जी कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं, वो हुआ है काफी समय से, लेकिन इस बार क्या होगा, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि बिहार में उतना स्मूथ सेलिंग होगा नहीं, बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी इतना स्मूथ दिखाई पड़ता नहीं है, और ये कास्ट का सेंसस वाली बात होती है, तो जाहिर तौर पर इसका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब पॉलिटिक्स किस तरह से टर्न अराउंड होता है उसका असर तो बीजेपी के पॉलिटिक्स पे भी नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से राजस्थान की पॉलिटिक्स ऑसिलेट करती रही है कि एक बार कांग्रेस दूसरी बार बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, माफ करिएगा, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस तरह की गलती करेगा जो कांग्रेस करती आई है। वो सेल्फ गोल नहीं करेगा। ठीक है, उठा पटक तब तक था जब तक बीजेपी बहुत स्ट्रांग बन करके उभर कर सामने आई थी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी ये कोशिश करेगी कि जैसे 25 सीटें बीजेपी जीती है तो 25 सीटें जीते। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और चूंकि वसुंधरा के स्ट्रेचर का कोई नेता वहां पर है नहीं, वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और वो ऑलरेडी वहां पे एक्सेप्टेड लीडर हैं, मास लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आप 18 सीट बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीती, अभी देखिए 7 फरवरी को 6 एमएलए और ज्वाइन कर लिए टीएमसी, कई एमपीज बीजेपी के टीएमसी में चले गए। इसी तरीके से एनडीए से नीतीश कुमार निकल गए, जो 40 में 39 सीट वहां पे जीता गया था। अब तो महागठबंधन चैलेंज कर रहा है कि आपको हम 10 पे समेट देंगे, 15 पे समेट देंगे। अगर 50-50 भी होता है तो वहां पे 25 सीट का नुकसान, वहां भी नुकसान होगा। तो इन सब की भरपाई करने का बीजेपी जरूर सोच रही होगी, और कहा यह जाता है, और नॉर्मली हमने पॉलिटिक्स में देखा भी है कि जब आपका अपोनेंट स्ट्रांग होता है तो आप फिर पार्टी के अंदर उस तरह की उठा पटक नहीं करते जो अमूमन आप बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं और अपोनेंट वीक होता है तब आप स्कोर सेटल पार्टी के अंदर भी करते हैं। मुझे लगता है इस बार की चुनौती ये होगी कि जितना मैक्सिमम सीट जहां से ये निकाल सकते हैं, इसलिए वसुंधरा जैसी टॉल लीडर को ये लोग साइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुनील जी, आपको लगता है कि भाजपा एक ऐसा रिस्क लेगी या एक साइडलाइन करने की कोशिश करेगी जिसमें 2023 में हो सकता हो वसुंधरा को साइडलाइन कर लें, लेकिन 2024 में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, या वो चैप्टर वसुंधरा वंस फॉर ऑल 2024 जीतने के बाद सेटल करेंगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति अपने किसी क्षत्रप को एकदम से खारिज कर दे। वो भी एक ऐसा क्षत्रप जो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर नहीं करता। उसकी अपनी एक ताकत है, एक अपनी राजनीतिक हैसियत है, और उस राजनीतिक हैसियत को उस नेता ने अपने खुद बनाया हो जी, और वह कहीं से भी पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी ताकत तभी रहती है जब पार्टी में आप रहते हैं, लेकिन पार्टी में की भी ताकत तभी रहती है जब आपके पास जनाधार वाला नेता हो। कल्याण सिंह की ताकत इसलिए उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई कि वो भाजपा से अलग होकर के अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। अगर वही भाजपा से अलग होकर कांग्रेस में चले गए होते तो सबसे बड़े नेता होते। बिल्कुल, ये आपके पास एक संगठन होता है। पार्टी का मतलब एक संगठन, आप एक संगठन के साथ है। और जो आप देखिए ना, ये शायद सुनील जी को के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। अथर जी, आपको लगता है कि यदि किस तरह की, जैसे गुलाब चंद कटारिया को हटाया गया या इस तरह की उठापटक वसुंधरा राजे के साथ की गई, आपको लगता है कि 23 चुनाव ही उसका फाइनल नहीं होगा, असली फाइनल होगा 2024 में, और भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी, जैसा पूरे अगर हम हिंदुस्तान के उसका नक्शे में देखें कि बीजेपी हैज मैक्सिमाइज्ड वहां पे उन स्टेट्स में जहां पे उनको सीटें मिली हैं,
चाहे वो बिहार हो और यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तो वो ऐसा कोई भी बड़ा कोई रद्दोबदल नहीं करना चाहेंगे अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में, जो उसमें 24 की जो उनके जो मेजर स्टेक्स हैं वो फर्क पड़े। पर जो एक कंसिस्टेंसी मुझे दिखी है सेंट्रल लीडरशिप की, जिसको कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेट पैरेलल लीडरशिप डेवलप करना या कुछ भी कह लें, बट वो सेंट्रल लीडरशिप जो मौजूदा है वो ये नहीं चाहती कि कोई उनसे बार्गेन करे। तो ये हो सकता है कि जो 24 में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना है जिस तरह का, और उससे पहले जो 2023 के असेंबली के चुनाव हैं, तो उससे पहले ये ऐसे चेंजेस या ऐसे मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस तरह के बदलाव के कि ज्यादा बार्गेनिंग ना की जाए। बट उनका अभी भी जो पूरी केंद्र नेतृत्व है मोदी जी द्वारा जो लीड किया जा रहा है, उसका फोकस 24 है, और ये जरूर है कि उससे पहले 9 असेंबली इलेक्शन हैं हिंदुस्तान में 2023 में, तो वो भी जीतना उनका टारगेट है। बट वो अपना 2024 का जो प्लान है वो बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और जिसमें राजस्थान एक बिग स्कीम ऑफ थिंग्स में है, क्योंकि वहाँ 25/25 है। वहाँ की 2 सीट का भी लॉस, 1 सीट का भी लॉस क्योंकि और स्टेट्स में हो रहा है, उसकी वो भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। जी सैनी जी, आपको लगता है 2023 जो सेमीफाइनल के तौर पे भी डब के मतलब कहा जा रहा है कि इसमें यदि कुछ हुआ तो वसुंधरा फैक्टर 2024 में भी इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वीप है वो कंटिन्यू रहेगी, चाहे क्षेत्रीय छत्रप नाराज रहें चाहे ना रहें? नहीं, वो प्रभाव मंडल नहीं है। अब देखिए, निश्चित रूप से अब तो आपको अपने प्रांतीय उनको भी साधना पड़ेगा। ये इतना अब मुझे नहीं लगता कि एक मुखी राजनीति राजस्थान में तो संभवतः नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जितने भी जो छोटे मुंह वाले लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, बाकी वसुंधरा के मुंह से आप इस तरह की बात नहीं सुनेंगे। वो कभी भी इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की बात करती हैं, कभी भी मोदी जी या शाह जी के वाली बात नहीं करती हैं। वो अभी भी अपने को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़े रखने में, संघ के साथ में जोड़े रखने में अपने आप को ज्यादा मजबूत मानती है, और ये लाभ मिल रहा है उनको, क्योंकि संघ निश्चित रूप से संघ को के लोगों का जो सहयोग, देखिए सतीश पूनिया संघ में रहे, अरुण चतुर्वेदी संघ में रहे, उनके बावजूद उनकी हैसियत वो नहीं बनी, लेकिन संघ के लोगों के जो लगाव वसुंधरा जी के साथ में है, जब भी वो भारत भवन में जाती हैं इधर, तो देखने को पता लगता है कि किस तरीके से सारे संघ के लोग एकत्रित होते हैं। जयपुर में देख रहा हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये करके और कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी, क्योंकि अगर कहीं भी राय लेंगे, और मोदी जी मेरा ख्याल है इस बात को तो ठीक से समझते होंगे कि वसुंधरा जी की हैसियत राजस्थान में बरकरार है, कम नहीं हुई, और वो बार बार संकेत देती है, लेकिन बड़ी पहले एरोगेंसी के साथ में देती थी, अब बड़ी विनम्रता के साथ में देती है। ये राजनीतिक उनका जो तरीका है वो शायद ज्यादा थोड़ा मेलो डाउन हुई। आपको लगता है उनके बेटे को अपनी मां के मेलो डाउन होने का लाभ मिलेगा? अभी देखिए, अगर कैबिनेट रिशफल की बात की चर्चा जोरों पे है, आपको लगता है वो बेटे को साथ के? ब्रजेश जी, यही मैं कहने वाला था कि अगर उसको अगर कैबिनेट के अंदर कहीं वो कर दिया, तो उसके बाद में समझ लीजिएगा कि वसुंधरा जी का सरेंडर हो गया। वो बहुत अलग किस्म के स्वरूप में नजर आएंगी, क्योंकि ये चीज तो उनके मन में है कि मैं बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने बेटे को वो हैसियत नहीं दिला सकी जो मैं चाहती थी। वो है उनके दिल में, और वो अगर संतुष्ट कर दे तो ये ज्यादा कारीगरी कहलाएगी आला कमान की, कि उन्होंने किस तरीके से वसुंधरा जी को अपनी तरफ और अपने लिए हासिल कर लिया। हो सकता है। जी अरविंद जी, आपको लगता है इस तरह के कुछ होगा? क्योंकि ये जिस तरह से आपने बोला कि मतलब बिहार की बात चल रही, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में भी जिस तरह से उठापटक चल रही है और कांग्रेस रिवाइवल की तरफ है, तो आपको लगता है राजस्थान जिसमें अभी तक उनका स्कोर एकदम 100% रहा है, उसमें वो इस तरह की रीच आउट कर सकते हैं वसुंधरा राजे के प्रति, उनके बेटे को कैबिनेट में शामिल करके? ब्रजेश जी, देखिए, मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं होता है। मोदी जी से अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ, तो वो राजस्थान पर उनको कब्जा नहीं करना है, देश पर अपनी हुकूमत को बरकरार रखना है, और राजनीति में लेन देन होता है।
और वसुंधरा राजे के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो कहते हैं ना बड़ा बढ़िया कि बूढ़े शेर को अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो अपने बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो या तो बूढ़े शेर अपनी बादशाहत रखे या बच्चों की कुर्बानी दे, या बच्चे को जो है राजा बनाए और स्वयं जो है बियाबान में चला जाए। तो सैनी जी के बात को ही मैं स्वीकार करता हूं कि अगर इस तरह का कुछ लेन देन होता है तो निसंदेह जो है सारे समीकरण अपने आप जो है मजबूत हो जाएंगे। एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो है गुर्जर बनाम मीणा, राजपूत बनाम जाट बहुत चलता है, और एकमात्र वसुंधरा जी जो है जो कि जातीय रसायन को परफेक्ट ढंग से जो है अपना उसका निष्कर्ष निकाल लेती हैं और वह जो है अमृत के तौर पे उसका जो इस्तेमाल करती है। इस बात को मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जो है बहुत हिसाब किताब से चल रहा है। अचानक यूं ही जो है बजट सत्र के दौरान जो है गुलाब कटारिया जी को नहीं हटा दिया जाता, कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने में काफी कुछ जो है हलचल तो है, लेकिन वह हमको लगता है कि भाजपा उसको अपने सकारात्मक तौर पर जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ब्रजेश जी, पंकज जी, आपको लगता है सकारात्मक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि जो हुआ वो अप्रत्याशित है, मतलब ये 10 दिन बाद भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था कि असम बिना गवर्नर के है और चीज़ें एकदम। नहीं, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि देखिए 13 गवर्नर, मतलब ठीक है 13 गवर्नर का उलटफेर हुआ है जिसमें कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हुआ और कुछ नए गवर्नर्स आए। अब इसमें अगर आप राजस्थान और तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर भी जो अन्नामलाई हैं उनको क्लियर फ्री हैंड देने की कोशिश की गई है। राजस्थान में भी जिस तरीके से अगर आप कहें दो सबसे बड़े टॉल लीडर गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे, तो गुलाब चंद कटारिया चूँकि 1977 से ही जीतते आ रहे हैं, बड़े पुराने हैं, उनको उम्र का भी तकाजा है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको आसाम भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी कुछ ना कुछ तो एक रणनीति के तहत कर रही है। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ उसमें एक बात बहुत साफ है कि अगर पार्टी को लगता कि नहीं और भी स्टेट जैसे बिहार लगता कि बहुत स्मूथ सेलिंग होगा, हम जैसे पिछली बार परफॉर्म किए हैं वैसा कर लेंगे, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल लगता, तो निश्चित तौर पर पिछले 8 सालों में जो हमने नूरा कुश्ती देखा था केंद्र वर्सेस वसुंधरा, तो हम मान सकते थे कि चूंकि सेंट्रल लीडरशिप इतनी पावरफुल है कि जरूर अब एसर्ट करेगी। 8 साल तक बर्दाश्त किया, 9 साल तक किया, अब राइट टाइम है कि वो सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे रखने के लिए ऐसा कर सकती है। पर मुझे जो अभी चैलेंजेस बीजेपी के सामने है, वो बड़ा चैलेंज ये है कि 2024 में सरकार बनाना, और 2024 में सरकार बनाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा जैसी टॉल लीडर को बीजेपी सेक्रीफाइस करना चाहेगी इनर पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि जैसा सारे को पैनलिस्ट कह भी रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। और चूंकि ये सच बात है कि वसुंधरा ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, आप भैरव सिंह शेखावत की बात कर लें जो पहली सरकार बनाने में कामयाब रहे थे वहाँ पर, तो वो बड़े चर्चा में रहते थे, नंबर्स नहीं होने पे भी वो मैनिपुलेट कर लेते थे और सरकार बन जाता था। वसुंधरा पहली नेता हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, क्योंकि गुजर की भी नेता, जाट की भी नेता और ये तमाम लोग, और राजपूत की भी नेता, इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये बना लेती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2024 के चैलेंजेस को देखते हुए सेंट्रल लीडरशिप कोई इस तरह की बात करेगी जिससे इतनी बड़ी नेता वो खो सके या उसको मुश्किल में डाल सके और अपनी स्थिति को भी मुश्किल में डाल सके। बिल्कुल, राजस्थान की पॉलिटिक्स निश्चित तौर पे बेहद रोमांचक स्थिति में है। गुलाब चंद कटारिया का इस तरह से एकदम से बजट सेशन के बीच में हटाया जाना, इसने कई लोगों को हैरान किया है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वसुंधरा राजे के पर कटेंगे। लेकिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह 2024 को साधने के पहले ही राजस्थान में इस तरह का कू करते हैं कि नहीं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका, अथर जी आपका, ओम सैनी जी आपका, विशेष रूप से आप कार के अंदर बैठ के आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी आपका और पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।